Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in the previous lectures, we have discussed curvature in general, curvature of curves in Rn, and in lecture 6 and 7, we have discussed signed curvature of curves in plane. We continue our discussion of signed curvature and curves in plane and classify curves in plane. We also discuss what are the invariants of these curves. We will discuss what are congruent curves, what is direct isometry of plane, and finally we conclude about the invariant of plane curves up to isometry. इस लेक्चर में हम साइंड कर्वेचर को ही कंटिन्यू करते जाएंगे थोड़ा सा, और उसकी मदद से हम स्टार्ट करेंगे तमाम प्लेन कर्व्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन कर्व्स, जिसमें हम इस साइंड कर्वेचर और कर्वेचर के टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे, एंड देन ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे टॉर्जन एंड कर्व्स इन स्पेस। बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कर्वेचर और साइंड कर्वेचर में कौन है जो फंडामेंटल इनवेरिएंट है प्लेन कर्व का। हम यहाँ पर तमाम जो प्लेनर कर्व्स हैं उनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के लिए हम बुनियादी तौर पर इन कर्व्स के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा कि दो कर्व्स हम कहेंगे कि दो कर्व हम कहेंगे कि एक कर्व है आपके पास प्लेन में, एक कर्व है C और एक कर्व है लेट्स से C प्राइम। ये दो कर्व है। हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व C और C प्राइम आपस में इक्विवेलेंट हैं अगर वो एक कर्व दूसरे कर्व से हम ट्रांसलेशन या रोटेशन ऑफ द प्लेन से हासिल कर पाए, तब ये कर्व एक दूसरे के हम कहेंगे इक्विवेलेंट है या एक ही क्लास में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि डायरेक्ट आइसोमेट्री क्या है। डायरेक्ट आइसोमेट्री एक मैप M है जो R2 से R2 में जाएगी, यानी M क्या करेगी, R2 प्लेन के पॉइंट्स लेगी और दोबारा एक लीनियर मैप होगा जिससे दोबारा R2 प्लेन के ही पॉइंट्स आएंगे। और रफली स्पीकिंग क्या होता है, रफली स्पीकिंग ये एक ऐसा मैप होता है जो R2 के पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टेंस को प्रिजर्व करता है रफली स्पीकिंग। तो यहाँ हम अपने लिए ले रहे हैं तो M वो होगा जो इस शक्ल में लिखा जा सकता हो, जो कि कंपोजिशन है। ये स्मॉल सर्कल जो है वो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ रोटेशन थ्रू सम एंगल थीटा अबाउट द ओरिजिन, एंड TA is the translation. It is well known that अगर हम रोटेशन का फॉर्मूला, ये एक वेल नोन रिजल्ट है, तमाम को पता होगा कि अगर हमारे पास ये एक्सिस हैं, लेट्स से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये एक पॉइंट है हमारे पास xy कोऑर्डिनेट रखता है। अगर हम लेट्स से प्लेन को रोटेट करें थ्रू सम एंगल थीटा, जब हम प्लेन को रोटेट करेंगे थ्रू सम एंगल थीटा
तो एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारा होगा एक्स प्राइम न्यू एक्सिस, थ्रू सम एंगल थीटा रोटेट किया। जब इसको हम थ्रू सम एंगल थीटा रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस भी थ्रू सम एंगल थीटा रोटेट हो जाएगा और ये आएगा वाई प्राइम आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जो है इसकी फिर दो वैल्यूज होंगी, एक प्रीवियस एक्सिस के लिहाज से और एक नए एक्सिस के लिहाज से। ये होगा एक्स डैश कोमा वाई डैश। यहां पर हम इस न्यू कोऑर्डिनेट को कहते हैं पी थीटा ऑफ एक्स वाई पॉइंट्स। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा प्रीवियस कोऑर्डिनेट एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कोमा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। जैसा कि हमें पता है कि जब हम प्लेन को रोटेट करते हैं तो प्लेन को रोटेट करने पर आपके पॉइंट्स आगे पीछे डिस्टर्ब तो होते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। ये शो करता है कि रोटेशन एक आइसोमेट्री है। सिमिलरली दूसरा मैप जो यहाँ यूज किया गया इस डेफिनेशन में वो है टी ए। टी ए है ट्रांसलेशन बाया वेक्टर ए। इसका मतलब है कि आप प्लेन के हर पॉइंट के अंदर एक वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर ए का इजाफा करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। अब हम इन दोनों को वन बाय वन तफसील से थोड़ा सा देखते हैं। आपके सामने इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ओल्ड एक्सिस ब्लू कलर में है एक्स और वाई एक्सिस, और जब आपने प्लेन को रोटेट किया थ्रू सम एंगल थीटा तो न्यू कोऑर्डिनेट आ गए एक्स डैश और वाई डैश, और एक ही पॉइंट के न्यू एक्सिस के लिहाज से कोऑर्डिनेट बताए गए हैं, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, और प्रीवियस कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये वैल्यू है एक्स और वाई और ये है एक्स। तो इनके दरमियान रिलेशन हम कंप्यूट कर सकते हैं आसानी से। मैं यहाँ इसको कंप्यूट नहीं कर रहा, तो ये वो फॉर्मूला है जो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, इन दोनों को। इसमें ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इस पॉइंट के, लेकिन वो ओल्ड सिस्टम के मुताबिक हैं, और ये एक्स डैश वाई डैश जो है वो इसके कोऑर्डिनेट है न्यू सिस्टम के मुताबिक। ठीक हो गया। ये हमने रोटेशन कर दी इस प्लेन की। जब प्लेन को हम रोटेट करते हैं तो एक्चुअली इनके दरमियान पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रफ सी पिक्चर प्लॉट करूं कि मैंने इसके ऊपर एक सर्कल ले लिया। अगर मैं एक सर्कल ले लूं और इस प्लेन को मैं रोटेट कर दूं थ्रू 90 डिग्री तो क्या होगा, तो 90 डिग्री रोटेट करने पर ये जो पॉइंट है वो यहाँ चला जाएगा, पॉइंट यहाँ मैप हो जाएगा और तमाम पॉइंट्स 90 डिग्री रोटेट हो जाएंगे, लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंसेस वो चेंज नहीं होंगे। दैट शोज के रोटेशन एक आइसोमेट्री है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी रखा है, प्लीज कंप्यूट न्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स of this xy when the plane is rotated through an angle of 45 degree about the origin in anti-clockwise direction. What you have to do, you have to take x is equals to 1, y is equals to 0, and theta is equals to, is this anti-clockwise direction, it is equals to pi by 4 r 45 degrees, pi by 4. Okay, यूज दिस फार्मूला। ये मैट्रिक्स फॉर्म है इस फार्मूले की, कैसे आई। अगर पी थीटा एक्स वाई को मैं एक्स डैश वाई डैश कहूँ, एक्स वाई को मैं इस साइड पे एक कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखूं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स कॉस थीटा माइनस वाइन थीटा तो पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, याद रखना आसान है। तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन एक लीनियर मैप होता है जो R2 से R2 एक प्लेन पे इन पॉइंट्स को मैप करता है, और ये होता है कि किसी भी वेक्टर के अंदर आपने कोई फिक्स वेक्टर ए को आपने ऐड कर देना है। जिस तरह के आपके सामने हमने क्या किया, हमारे पास एक ट्रायंगल थी और हमने पूरी प्लेन को
मैप कर दिया 6 यूनिट राइट साइड पे, ट्रांसलेशन कर दी अलोंग एक्स एक्सिस 6 यूनिट राइट किया, तो ये जो लाइन ट्रायंगल थी ये पॉइंट यहाँ मूव कर गया, ये पॉइंट यहाँ मूव कर गया, और ये पॉइंट है यहाँ मूव कर गया। लेकिन अगर आप गौर करें, एसेंशियल बात क्या है कि इस साइड की लेंथ उतनी ही है जितनी इस साइड की लेंथ है, इस साइड की जो लेंथ है वो भी चेंज नहीं हुई, वो भी उतनी ही है। ये शो कर रहा है कि ट्रांसलेशन भी एक आइसोमेट्री है। सो यहाँ क्लियर हुआ ट्रांसलेशन और रोटेशन कंप्यूट करना। तो हम जो अलाउ कर रहे हैं, हमारी जो फॉर्म है वो ये है, टी ए कंपोजिशन विद रो थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है ऐसा हो, लेट्स से आपके पास ये एक कर्व है, ये एक कर्व है ये, तो अगर आप इस प्लेन को रोटेट करवाएं थ्रू सम एंगल, प्लेन को रोटेट करवाएंगे तो मुमकिन है कि ये कर्व आपके पास रोटेशन के बाद ये कर्व ऐसे आ जाए, कुछ रोटेशन के बाद ये हुई रोटेशन, दैट इज रोटेशन बाय सम एंगल थीटा। उसके बाद आपने अलोंग ए ट्रांसलेशन करवाई तो मुमकिन है कि ये कर्व यहां से शिफ्ट होके इधर चला जाए। तो हम कहेंगे कि ये दो कर्व, ये वाला और ये कर्व, ये आइसोमेट्रिक कर्व हैं। ये कर्व एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं अंडर दिस टू ऑपरेशंस, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। या हम दूसरे सेंस में इन कर्व्स को कंग्रुएंट कर्व भी कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गई है। टू कर्व्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट, और या हम यहां लफ्ज इस्तेमाल करेंगे एसेंशियली द सेम कर्व। हमारे लिए ये कर्व डिफरेंशियल ज्योमेट्री में दे विल बी रेफर्ड एज अ सेम कर्व, essentially the same curve, or equal curves. They are also called congruent curves. Two curves are said to be congruent in plane if one can be transformed into other by successive operation of translation and rotation. यानी लास्ट हमने जो पढ़ा कि ऐसा एक m एग्जिस्ट करता होगा, एक ऐसा m एग्जिस्ट करे जिसकी मदद से ट्रांसलेशन रोटेशन हम एक कर्व अप्लाई करें तो वो दूसरे कर्व के ऊपर जाके फिट हो जाए, उसके ऊपर आ जाए, बिल्कुल कोइंसिडेंट हो जाए। तब हम करेंगे कि दोनों कर्व जो थे, बेसिकली दोनों कर्व तब कहलाएंगे कंग्रुएंट कर्व। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आपके सामने अगर आप देखें तो ये दो कर्व जो हैं ये कंग्रुएंट कर्व है, और सिंपल एक कर्व दूसरे कर्व से सिंपल अपवर्ड ट्रांसलेशन से हासिल हो रहा है, रोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये दोनों कर्व कॉन्ग्रुएंट कर्व हैं, या दे आर सेम कर्व अप टू ट्रांसलेशन या अप टू एन आइसोमेट्री, दोनों कह सकते हैं। मीनवाइल यहाँ इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन की बात है कि यहाँ बताया गया है, ये एक प्लेन है, प्लेन में मैं ये एक सर्कल ले रहा हूँ जिसका रेडियस थोड़ा सा कम है, और मैं ये पर्पल कलर में एक बड़ा सर्कल ले रहा हूँ जिसका रेडियस ज्यादा है। तो क्वेश्चन, क्या ये दोनों कर्व एसेंशियली द सेम कर्व है? तो जवाब इसका सिंपल है कि अगर ये एसेंशियली द सेम कर्व हैं तो एक यानी स्मॉलर कर्व को मैं सम ट्रांसलेशन रोटेशन से अबव कर्व में, ऊपर वाले कर्व में चेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ये पॉइंट यहां जाएगा और ये पॉइंट यहां मूव होगा। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं रहेगा, और अगर इक्वल होता तो फिर ये आइसोमेट्री होती। इट मीन्स दो सर्कल्स जिनका रेडियस डिफरेंट है, they cannot be congruent, they are the different curves in differential geometry. अब क्वेश्चन ये है whether the curves are congruent or not. क्वेश्चन ये है, हमारे पास ये दो कर्व्स हैं, हमने ये देखने कि क्या ये दोनों कर्व्स आपस में कंग्रुएंट हैं या नहीं हैं। ये कर्व हैं क्या? ये कर्व हैं कि आपके पास जब x इक्वल्स टू -1 से 1 है तो उस हिस्से में ये दोनों कर्व सेम कर्व हैं।
-1 से 1, यानी ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी इनका आंसर 0 है, 0 है ये कर्व का। यानी ये पार्ट तो सेम, बिल्कुल सेम है, इतना पार्ट एक दूसरे के आइसोमेट्रिक है। लेकिन लेकिन ये कि अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये ऊपर है, ये वाला पार्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये पार्ट इसके ऑपोजिट है। सिमिलरली अगर ये पार्ट अगर आपके पास है तो ये पार्ट बिल्कुल सेम है, दोनों पार्ट सेम। यानी अगर आप गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इतना हिस्सा इन कर्व्स का दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये सेम कर्व, ये पार्ट है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसमें ये एक दूसरे का एक्चुअली रिफ्लेक्शन है अबाउट दिस, ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट रिफ्लेक्शन है। पूरे कर्व को अगर मैं रिफ्लेक्ट करूंगा अबाउट एक्स एक्सिस तो फिर ये कर्व ये नहीं आएगा, फिर यहां पर चेंज आ जाएगी इस हिस्से में। ये दोनों कर्व की कर्वेचर सेम है, साइंड नहीं, सिंपल कर्वेचर सेम है, सिंपल कर्वेचर इन दोनों कर्व की सेम है। यहां कर्वेचर सेम है तमाम पार्ट में, इधर भी और इधर भी, मगर साइंड कर्वेचर डिफरेंट है। इस हिस्से में अगर साइंड कर्वेचर पॉजिटिव लें तो इस हिस्से में साइंड कर्वेचर नेगेटिव होगी। कर्वेचर चूंकि साइंड कर्वेचर का मैग्नीट्यूड है, तो वो साइंड कर्वेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो तो हमेशा ही सेम होगी। यानी ये दोनों कर्व ऐसे हैं कि जिनकी कर्वेचर सेम है, साइंड कर्वेचर डिफरेंट है। सवाल, क्या ये दोनों कर्व कॉन्ग्रुएंट हैं? कैन वी ऑब्टेन one curve from another curve by operation of translation and rotation? Answer is no. Answer is not. Answer is no. There does not exist any isometry by which these curves can be transformed into each other, although these curves have same curvature. So यहाँ से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर की तरफ जाना चाहता हूँ। वो आंसर ये है कि आल्दो अगर दो कर्व्स हैं उनकी कर्वेचर सेम है, फिर भी वो जरूरी नहीं कि वो दो कर्व कंग्रुएंट हो या सेम कर्व। यानी ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसे दो कर्व्स हों जो कि कंग्रुएंट नहीं है, बट दे हैव द सेम कर्वेचर। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल है। या मैं यहां ये बताना चाहता हूं, in order to know the curvature is not the fundamental function. The fundamental function is signed curvature. Now I want to raise up an important question. Question: if we are given a particular curve and we are asked to compute its curvature by knowing parameterization, we all can do it. What about the converse question? If we are given a curvature function and asked to find all curves up to direct isometry which have that function as a curvature function. लास्ट स्लाइड में ये कहा गया है कि अप टू डायरेक्ट आइसोमेट्री अगर कर्वेचर गिवन है तो हम कर्व्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि आपने देखा कि दो कर्व लास्ट स्लाइड में ऐसे हमने हासिल किए जिनकी कर्वेचर सेम थी मगर वो डायरेक्ट आइसोमेट्रिक नहीं थे एक दूसरे के। लेकिन अगर साइंड कर्वेचर हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपके पास साइंड कर्वेचर एक कर्व की गिवन है, k of s is equals to x, be the signed curvature of a given curve with ये कंडीशन दी गई है कि s0 हम 0 ही ले रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या हम कर्व गैमा, कैन वी कंप्यूट पैरामीटराइजेशन ऑफ दिस कर्व गैमा?
यानी हमारा टास्क अब से ऑनवर्ड ये होगा कि हमें कर्वेचर दी होगी और कर्व निकालने को कहा जाएगा। ऑल कर्व अप टू आइसोमेट्री या ऑल कंग्रुएंट कर्व्स फाइंड करने पड़ेंगे अब हमसे इसमें और नेक्स्ट लेक्चर में। बट के एस, इसका फॉर्मूला क्या है? के एस इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी एस। फाई यहाँ टर्निंग एंगल है, ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब डी एस को उधर लेकर गए और इंटीग्रेट कर दिया तो डी और इंटेग्रल कैंसिलेशन हो गई, तो फाई हमारे पास आ गया ये। यहाँ हम पैरामीटर चेंज भी कर सकते हैं, मैंने जानबूझ के चेंज नहीं किया ताकि कंफ्यूजन आपके लिए ना हो। सो हमारे पास फाई क्या आ गया? एस स्क्वायर ओवर 2 आ गया। बट इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा कि फाई जो होता है वो है आर्गुमेंट ऑफ गैमा डॉट। टेंजेंट का आर्गुमेंट होता है फाई। सो आर्गुमेंट क्या होता है? सो यहाँ ये बयान करेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स। आर्गुमेंट में टेंजेंट इनवर्स आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y कोऑर्डिनेट, y over x, y coordinate of x over x coordinate of x. That means x dot derivative of x and y dot derivative of y, which gives, so अगर हम gamma dot को ही लें और tangent को in terms of triangular decomposition लिखें तो ये होगा, तो इसके कंपोनेंट आएंगे cos sin में लिया जाए तो ये आ जाएगा ये वाला। ये मैंने हासिल किया है फेमस ट्राइंगुलर राइट एंगल ट्राइंगल रूल से। इफ यू रिमेंबर कि अगर ये हमारे पास साइन एस स्क्वायर ओवर 2 ओवर कॉस एस स्क्वायर ओवर 2 हो तभी जाके हमारे पास, और अगर ये एस स्क्वायर ओवर 2 हो तो तभी जाके हमारे पास जो टेंजेंट आएगा वो आएगा एस, टेंजेंट हमारे पास तभी जाएगा एस स्क्वायर ओवर 2 आएगा। सो हमने ये फॉर्मूला एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को ध्यान में रखते लिखा। अब हमें गैमा चाहिए था, हम चाहते थे पैरामीटराइजेशन हासिल करना, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो गैमा ऑफ टी क्या आएगा? फ्रॉम 0 टू टी कोस एस एस स्क्वायर ओवर 2 डी टी, कोऑर्डिनेट अलग अलग इंटीग्रेट हो गए। लें जी, अब क्वेश्चन ये है कि कॉस एस स्क्वायर ओवर 2 0 से टी डी टी इसको इंटीग्रेट करना, and it is impossible, almost impossible to integrate these values in simple functions. So we have to use numerical integration to integrate and then we get gamma of t। यानी अगर हमारे पास साइन कर्वेचर गिवन है तो हम कर्व या उसकी पैरामीटराइजेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। साइन कर्वेचर बेसिकली एक इनवेरिएंट है प्लेन कर्व का, और ये अकेला ही इनवेरिएंट है, यानी सिर्फ इसी को जान के हम पूरे प्लेन कर्व को जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन सम टाइम जब हम गैमा पर पहुंचते हैं तो इंटीग्रेशन में ऐसे इंटीग्रल्स आ जाते हैं जिनको आसानी से हम कंप्यूटर नहीं कर सकते। ये अगर न्यूमेरिकली इंटीग्रेट किया जाए और इस इंटीग्रेशन को प्लॉट किया जाए तो हमारे पास ये वाला कर्व हासिल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नो स्पाइरल, एंड यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट लुक्स टू बी टू प्लॉट दिस कर्व। बहरहाल हम यहीं पे अपने बात को क्लोज करते हैं। हम ये कि साइंड कर्वेचर फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, कर्वेचर नहीं है, और आगे हम कंप्यूट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन कर्व को। थैंक यू।